नमस्कार। मेरी मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो एक बार मैसेज करने का प्रयास करें। आवाज़ आ रही है? प्रणाम सभी को। और आज के व्याख्यान को प्रारंभ करने से पूर्व प्रार्थना के लिए 3 बार ओमकार, लंबा श्वास। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम कोरोना की से जो हमारे सगे संबंधी, हमारे ईष्ट, हमारे मित्र, जिन्होंने जो कि अब पुण्य आत्माएं हो चुकी हैं, उन सभी को पहले नमन करते हुए उन पुण्य आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। आज इसी संदर्भ में जो हम विषय लेके आए हैं नमस्ते स्वदेशी के पेज में, मैं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि इस विषय पर उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। आज का जो हमारा विषय है, योग से कोरोना काल में जीवन शैली कैसे बदलें। तो इस विषय में हम 3 बातों को रखेंगे कि कोरोना तो आपको सभी पता है, योग क्या है और जीवन शैली क्या है, और अंत में कि जीवन शैली के हम किन किन माध्यमों से योग के माध्यम से बदल सकते हैं, इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। प्रयास रहेगा कि मेरा के कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक बिंदुओं को बताने का प्रयास करूंगा। तो योग सामान्यतः हमारे मन और तन को एकाकार करने का विषय है। योग एक से दूसरे के साथ जुड़ने का विषय है। योग मैं से हम की ओर आज जो परिस्थिति है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो एक बार पुनः जीवन में जुड़ने का जो मौका मिला इस कोविड-19 के दौरान, तो यह भी एक प्रकार का योग है कि हम मैं से हम की ओर अग्रसर हुए, जहाँ पे हमने सब कुछ समेटने का प्रयास किया, एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के विचारों को। योग के कुछ सोपान हैं, कुछ उसके अंग हैं, उसके कुछ करने के तरीके हैं, या उसमें क्या क्या समाहित है। सामान्य शब्दों में आध्यात्मिकता और व्यापकता को न लेते हुए एक साधारण से भाषा में बात करूं कि योग का सबसे पहले एक अभ्यास होता है। तो अभ्यास का जो योग का पहला सोपान है वो अभ्यास ही है। यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो उसके बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो
तो योग का जो अभ्यास है उसे हम जब सामान्य स्तर से करते हैं तो उससे हमें शारीरिक लाभ प्राप्त होता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक लाभ प्राप्त होने लगते हैं। तो प्रथम सोपान ही इसका क्या है कि योग का अभ्यास। उसमें आप पद्धति किसी को भी अपना लीजिए, किसी भी पद्धति का आप प्रयोग कर लीजिए, तो उसमें योग का अभ्यास ही कहलाएगा। उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सोपान हम साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा मन और तन का एकीकार होने लगता है तो स्वतः ही हमारे अंदर नाड़ियों में ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसमें हम हठ योग का प्रयोग कर सकते हैं या विभिन्न विधाओं का, जो योग की विभिन्न पद्धतियां हैं उनका अनुकरण करते हैं। तो इसके माध्यम से हमारी ये सब जो नाड़ियां हैं जो अति सूक्ष्म हैं, जो हम प्रथम सोपान की बात की, वो हमारे अधिकतम स्थूल स्वरूप को ठीक करने के लिए या उसका अनुपालन करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरी स्थिति हमारी साधना की स्थिति बनती है, जिसमें हमारे अंदर नाड़ियों के जो प्राण का गमन होने लगता है हठयोग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, जो भी अन्य हमारी पद्धतियां उनके माध्यम से। नंबर तीसरा, जब हमारे अंदर अभ्यास भी आ जाता है, साधना भी आ जाती है, तो हमारी जीवन के अंदर एक जीवन शैली बन जाती है, जिसकी हम चर्चा आगे भी करेंगे। यहाँ पे भी करता चला जाऊंगा, हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो एक जीवन शैली बनना प्रारंभ हो जाती है, और जब हमारे अंदर जीवन शैली प्रारंभ होने लगती है इस साधना के एक एक सोपान को प्राप्त करते हुए, तो हमारे अंदर अभिव्यक्ति की भावना बन जाती है, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का तरीका हमारे अंदर आने लगता है, और एक हमारे जीवन में नया व्यवहार बन जाता है। आज माना कि मेरी सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता कम है, या नकारात्मकता रहने की क्षमता अधिक है, या मैं अधिक से अधिक क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष में करता हूँ, तो धीरे धीरे करके ये दूर होने लगता है और हमारे अंदर सकारात्मक का जो व्यवहार है वह उत्पन्न होने लगता है। तो यह इसका एक भाग हो गया कि पहले योगाभ्यास, दूसरा योग साधना, तीसरा योग जीवन शैली। तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार जब हम निरंतर इनका अभ्यास करते हैं, इन तीनों सोपान का अभ्यास करते हैं, तो स्वतः आप देखते हैं कि एक ये संस्कृति बन जाती है। जब संस्कृति बन जाती है तो उसके अनुसार हमारी जो विदाएं हैं, हमारा जो व्यवहार है, वो समाज के अनुकूल कार्य करने लगता है, सकारात्मकता के आधार पर हम काम करने लगते हैं, और इस संस्कृति जीवन को सुचारू रूप से बनाने के लिए सहायक होती है। कोई भी संस्कृति को उठा लीजिए, आज पूर्व से शास्त्रों के द्वारा जो भी लिखी गई है, उन सबको जो हमें व्यक्त करते हैं वो जीवन शैली, जीवन का व्यापार, जीवन को कैसे जिए, ये सब हमें हमारी संस्कृति बताती है कि इससे पूर्व हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या क्या थे, उनके अंदर क्या क्या क्षमता थी, उनके कैसे मनोव्यवहार थे, किस प्रकार से वो शारीरिक स्वस्थता के लिए कार्य करते थे, किस प्रकार से वो सामाजिक समरसता की बात करते थे। तो धीरे धीरे संस्कृति के रूप में हमारे अंदर होने लगता है, अर्थात जो भी आसन प्राणायाम या जो भी योग की विधाएं करती हैं वो हमारे जीवन में उतरने लगता है, और एक संस्कृति उत्पन्न हो जाती है स्वयं के लिए या समाज के लिए। तो इस प्रकार से योग के एक सामान्य सा मैंने आपको परिचय दिया, जिसमें हम 4 सोपानों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, जहां पर हम शरीर, मन, भावना और आत्मा का संतुलन कर पाते हैं। जब हमारे अंदर निरंतर अभ्यास होगा, निरंतर हमारे अंदर साधना की प्रकृति बनेगी, हमारे निरंतर एक जीवन शैली को हम धीरे धीरे अपनाना शुरू करेंगे योग के माध्यम से, और धीरे धीरे जब हमारी संस्कृति बन जाएगी तो हमारे जीवन में जो शरीर है, जो मन है, जो भावना है और आत्मा है, ये पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी। तो आज ये कहीं ना कहीं हमें आवश्यक है कि इस समय में हमें अपने जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी पद्धति है, इसको हमें एकाकार करने की आवश्यकता है। यहीं पे आगे दूसरा विषय था कोरोना। तो कोरोना के बारे में आज सभी जानते हैं, आप लोगों ने बहुत सारा अध्ययन कर लिया है, विभिन्न सूचना के माध्यम से, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, या अन्य विषय जो भी आप लेते हैं उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा इसके जीवन शैली में हम कैसे उसको लेके आएँ, कैसे हम कोरोना काल से बचें, या कोरोना काल में क्या आवश्यक है जहाँ पे अभी भी हम कुछ बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन विषयों को मैं लेके आपके सामने आऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जीवन शैली की बात करते हैं। जीवन शैली है क्या?
क्योंकि जब तक हमारे जीवन शैली नहीं है तो हम किसी भी कार्य को सकारात्मक रूप से या सही ढंग से परिणित नहीं कर सकते। अर्थात हम अपने जीवन में शैली को नहीं अपना सकते। शैली, जीवन और शैली दो शब्द हैं इसमें। शैली होता है जिसको हम ढंग कहते हैं, या कोई तरीका होता है, कोई मेथड्स होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय को या किसी भी बात को या किसी भी कार्य को सही रूप से प्रकट करने का एक तरीका शैली कहलाती है। किसी भी विषय को, किसी भी बात को, किसी भी कार्य को सही ढंग से प्रकट करने का जो तरीका है वह शैली कहलाती है। अब जीवन क्या है? जीवन साधारण भाषा में आप यदि आप देखेंगे, जीवन क्या है? जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल है। जीवन मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच का जो भाग है वो पूरे जीवन कहलाता है। या जीवन प्राणधार है, जहां पे हमारे अंदर प्राण की धारणा चल रही है, हमारे अंदर प्राण श्वास के रूप में हमारे अंदर चल रहा है, तो वह जीवन है। या साधारण सी भाषा में हम कहें कि जीवित दशा, जीवित स्थिति जीवन है, जहां पे हमारे अंदर जीवन चल रहा है। यदि हम बातें कर रहे हैं तो अभी हमारे अंदर जीवन है। यदि ये बातें करना समाप्त हो गई, हमारा शरीर नश्वर हो गया, तो जीवन समाप्त हो गया। अर्थात जहां पे प्राण धारणा चल रही है, जहां पे प्राण का स्वरूप चल रहा है, तो उन सब विषयों में जीवन है, चाहे हम मनुष्य रूपी जीव हैं या अन्य किसी प्रकार का जीव जंतु है। आगे एक दो परिभाषाएं या एक दो व्यक्त करता हूं। जीवन, आपने उपनिषद में सुना होगा चरे वेति चरे वेति, ये बहुत जगह आपको सुनने को मिला होगा, या समाचार पत्रों में आपने कहीं पढ़ा होगा, या किसी पेपर में, शोध पेपर में पढ़ा होगा, चरे वेति चरे वेति। अर्थात चलते रहो या चलते रहने का नाम ही जीवन है। जो हर समय चल रहा है, वही जीवन है। और इसके बीच में, इसके मध्य में नाना प्रकार के संकटें, नाना प्रकार की निराशाएं, नाना प्रकार की हताशाएं हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। हमारे पास झंझावतें आती हैं। झंझावत शब्द का तात्पर्य है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक स्थिति जहां पे हवा भी चल रही है तेज और वर्षा भी तेज हो रही है, जहां पर वर्षा भी तेज है और हवा भी तेज है और आप राह में चल रहे हैं, तो वहां पे सांसों को लेना बहुत कठिन हो जाता है। परंतु हमारा संघर्ष, हमारा धैर्य, हमारा मनोबल हमें तभी उन झंझावतों से दूर करता चला जाता है। तो जीवन में नाना प्रकार के हताशाएं, निराशाएं, झंझावतें आती रहती हैं, लेकिन हमारा मनोबल, हमारा मनोवेग उसे दूर करता चला जाता है। तो इस प्रकार से जीवन की हमने जो परिभाषा समझी, जहां पे आप चरे व्यक्ति चलते रहते हैं और जहां पे कभी हताश भी होते हैं, निराश भी होते हैं, लेकिन फिर एक दिन अगली सुबह जब होती है तो हम एक विशेष ऊर्जा के साथ, विशेष आनंद के साथ, विशेष उमंग के साथ, एक उत्सव के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सामान्य रूप से हो गई कि चरेवेति को किस ढंग से हम आगे बढ़ाएं, किन माध्यम से आगे बढ़ाएं, वह जीवन शैली कहलाती है। इस प्राण धारणा को, इस प्राण जो हमारे शरीर में प्राण रूपी क्रिया चल रही है, इसको हम किस प्रकार से प्रकट करें, इसको किस प्रकार से सही ढंग से हम धारणा करें, तो ये जीवन शैली के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए योग में ही नहीं अपितु हमारे जो भी शास्त्र हैं उनमें सभी में जीवन शैली की बात की गई कि हम उत्कृष्ट जीवन शैली कैसे जिएं या उत्कृष्ट जीवन यापन कैसे करें, जहाँ पे कि हमारे निराशा भी आए, नकारात्मकता भी, हम कैसे उनको आगे दूर करें। तो प्रत्येक शास्त्र, चाहे गीता को उठा लीजिए, चाहे हमारे योग दर्शन को उठा लीजिए, या भारतीय दर्शन से किसी भी विषय को आप उठा लीजिए, तो उन सब में आपको मिलेगा कि मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई है कि मन को हम किस तरह से सुदृढ़ करें कि हम अपने जीवन में मनोविकारों को दूर कर सकें, मन की जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें, हम किस प्रकार से इस मन में उठने वाले उद्विग्नता को दूर करें। ये सब के लिए हमारे शास्त्रों ने विभिन्न तरीके दिए हैं। आज जब आप देखते हैं कि कोविड को बचने के लिए जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार है, जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें क्या बात कही गई है? मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए।
तो यदि हम इसमें चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कि योग में ये हर जगह आपको पढ़ने को मिल जाती है। यदि हम बात करें कि इस शौच की, जब आप हाथ धोने की बात करें, ये शुद्धता से लिया गया है, शौच की बात की गई है। तो योग में यदि हम योग सूत्र पढ़ें तो योग दर्शन के दूसरे पाद में शौच से इसकी तुलना की गई है। और शौच नियम का भाग है। अष्टांग योग के जो द्वितीय सोपान है उसके अंदर यम के बाद नियम आता है, तो नियम के अंतर्गत शौच की बात की गई है। और वहां पे शौच भी दो प्रकार की तरह उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, एक मानसिक शौच और एक शारीरिक शौच। शारीरिक शौच तो आप सब कर रहे हैं, बहुत बखूबी से आप कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, अलग विषय है। लेकिन अधिकतर लोग सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, घर में आकर तुरंत नहा रहे हैं, कुछ लोग साबुन के माध्यम से हाथ धो रहे हैं, जो भी उनके पास आवश्यक सामग्री है, मिट्टी से, राख से हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप शारीरिक शौच की बात कर रहे हैं। सामाजिक शौच की बात कैसी होगी? सामाजिक शौच की बात आप कर रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी कि 2 गज की दूरी आवश्यक है, तो ये सामाजिक दूरी है। और इसको योग में भी साफ साफ पहले से लिखा गया है कि जन संग परित्याग, कि अधिक से अधिक लोगों से मिलने से परहेज करें। यदि आप अपने जीवन शैली में योग को लाना चाहते हैं, सकारात्मक जीवन शैली बनाना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक नकारात्मक लोगों से दूर रहें। तो ये आप हठ योग प्रदीपिका का जो प्रथम उपदेश के अंतर्गत 16वां सूत्र आता है। यदि आप कभी पुस्तक पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा कि 1/16 सूत्र में आपको मिलेगा जहां पे स्वतः ही स्वामी स्वात्मा राम जी ने जनसंग परित्याग की बात की गई है। जनसंग परित्याग होगा अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग, सीधा सीधा बात है। तो वहां पे क्या होगा? स्वतः ही हमारे अंदर सामाजिक दूरी उत्पन्न हो जाएगी। तो सामाजिक दूरी होगी तो हम कोविड से बचे रहेंगे और एक नई जीवन शैली हमारे अंदर आएगी। तो 2 विषय तो आप लेके चल रहे हैं, लेकिन मानसिक जो शौच है वो हम अभी भी नहीं कर पा रहे। मन से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है तो हम कहीं ना कहीं बाहर निकल जा रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर अभी हमारी शौच के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। और योग सूत्र में मानसिक शौच भी नियम के अंतर्गत आती है, जो अष्टांग योग के दूसरे सोपान में है, दूसरे भाग में है। उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, अर्थात आपको जो भी सोच करना है, शौच करना है, वह मानसिक रूप से भी होना आवश्यक है। जब हम मानसिक रूप से सही रहेंगे तो स्वतः ही क्या होगा? हमारे अंदर सकारात्मक विचार आएगा। सकारात्मक विचार के साथ हम लोगों के लिए सोच पाएंगे कि जो ये समस्या आज वर्तमान में चल रही है कोविड-19 की, तो ये समस्या मेरी नहीं है, ये सबकी समस्या है। जो आपकी समस्या है वो मेरी समस्या भी है। यदि हमारा इस प्रकार के विचार आने लग जाएंगे कि जो आपकी समस्या वो मेरी समस्या भी है, तो मैं स्वतः ही उसका निराकरण करने के लिए सहयोग प्रदान करूंगा। अन्यथा हम सिर्फ व्यक्तिवादी होते चले जाते हैं। आपने दूसरा देखा होगा कि सामाजिक शुचिता हम कैसे लाएंगे, सामाजिक जो जीवन शैली में सामाजिक शुचिता की जो हम बात कर रहे हो कैसे आएगी। आपने देखा होगा कि यम के अंतर्गत तीसरा सूत्र अस्तेय लिखा गया है कि चोरी न करना, और उसके बाद जो अंतिम 5वां जो बात की गई वो अपरिग्रह की बात की गई है। लेकिन हमने क्या किया? आज परिग्रह करना शुरू किया। हमने घर में अधिक से अधिक सामान भर दिया, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि क्या पता इस सामान की हमसे ज्यादा आवश्यकता किसी और की होगी। तो इस परिग्रह से भी हमें बचना है। आप देखिए, कोई दवाई जो बहुत सस्ती थी वो आज महंगी मिल रही है, तो क्या कर रहे हैं? एक स्टे कर रहे हैं, एक प्रकार के मानसिक चोरी कर रहे हैं व्यक्तिगत लाभ के लिए। मौके का जो फायदा उठाया जा रहा है, तो ये एक प्रकार का स्टे है। तो इस स्टे को दूर रहने के लिए, इन चीजों को दूर करने के लिए योग सूत्र में यम के अंतर्गत ये सब बातें बताई गई हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें नियमों का पालन करना है। जब जब हम नियमों का पालन करेंगे तो स्वतः ही हमारा मन सुदृढ़ रहेगा, संतोष हमारे अंदर आएगा। जब तक हमारे संतोष नहीं आएगा तब तक हम इस प्रकार की चोरियां, इस प्रकार के परिग्रह, अनावश्यक चीजें हम अपने घर में एकत्र करेंगे। लास्ट ईयर हमने देखा कि लोगों ने अधिक से अधिक सामान घर पे रखा और वह खराब हो गया, क्योंकि उपयोग उतना हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था।
तो इतना भयभीत न हो, सब कुछ उपलब्ध है हमारे मार्केट में, हमारे सब जगह, तो हमें इतनी जल्दीबाजी न करें, बिल्कुल सहजता से जीवन जीने का प्रयास करें, दूसरों के साथ भी जुड़ने का प्रयास करें। तो ये कुछ था कि हम मानसिक, शारीरिक और सामाजिक के माध्यम से अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। बाकी जहाँ शारीरिक जीवन शैली को शरीर के रूप में जीवन को परिवर्तन करने के लिए आपके पास बहुत सारे आसन हैं, आसन के माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम हमारे पास है, हम प्राणायाम के माध्यम से अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। जो नकारात्मकता जिनकी बात मैं अभी कर रहा था कि हमारे स्त्रीय की हमारे अंदर चोरी करने की भावना आ रही है, हमारे अंदर अधिक से अधिक सामान को परिग्रह करने की आवश्यकता हो रही है, तो इन सबको हमारे प्राणायाम के माध्यम से हमें मानसिक शुचिता को ला सकते हैं। तो मानसिक शुचिता के साथ साथ हमारे अंदर स्वतः समाज के प्रति जो हमारे हाइजीन है, जो सामाजिक समरसता है, वो हमारे अंदर स्वतः ही आने लग जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ आसनों का चयन करना पड़ेगा, हमें अपने प्राण को धारण करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे कि आपको पूर्व में भी कहा कि प्राण धारणा ही हमारा जीवन है, तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक प्राणायाम करना पड़ेगा, अधिक से अधिक प्राणों को स्थिर एवं सहज बनाना पड़ेगा। जो इसके अंदर जो अनियंत्रितता है उसे हमें दूर करना पड़ेगा। अब मैं कई बार ये बात कहता हूँ, बहुत से लेक्चर्स में ये बात करता हूँ कि एक प्राण ही एक ऐसा विषय है, प्राणी एक ऐसी वस्तु है हमारे पास जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ बनी रहती है। बाकी शरीर का स्वरूप बदलता जाता है, आपका व्यवहार बदलता जाता है, आपके कर्म क्षेत्र बदलते जाते हैं, आपका हर संस्कृति बदलती चली जाती है, लेकिन हर संस्कृति के साथ साथ, हर भाव के साथ साथ हर जीव में प्राण एक ऐसा है जो स्थिर है, जहां पे जन्म से लेकर और मृत्यु तक आपके साथ बना रहता है, और वही जीवन है। और उसी जीवन के लिए, उसी प्राण के लिए हम समय नहीं दे पाते, हम उसको समझ नहीं पाते कि ये वास्तव में है क्या, हमें किस प्रकार से अपनी इस प्राण रूपी जीवन को किस ढंग से जीना है, क्या हमारी शैली होनी चाहिए। तो इन सब के लिए हमें ये प्राणायाम या आसन हमें करने बहुत आवश्यक है। कभी फिजिकली रूप से हम आसन की चर्चा हम अगली बार करेंगे, यदि कोई हमें ऐसा समय मिलेगा तो उसमें हम आसन की चर्चा कर सकते हैं, अन्य प्राणायाम की चर्चा कर सकते हैं। साथ में हम लोग अपने जीवन शैली को बदलने के लिए अपने अंदर मित्रता का भाव होना चाहिए। जो भी सुखी लोग हैं, जो दुखी लोग भी हैं, जो हर कोई भी इस चराचर जगत में, या कोई जीव भी है या कोई प्राणी भी आपके आसपास रहता है, तो उन सबके साथ आप मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने से, मित्रतापूर्वक व्यवहार करने से स्वतः ही हमारे मन के अंदर सकारात्मकता होगी और हमें लगेगा कि वास्तव में हम एक सकारात्मक जीवन शैली जी रहे हैं। साथ ही साथ हम करुणा का भाव रख सकते हैं। जो भी हमसे कमजोर वर्ग है, या जो कमजोर वर्ग न होते हुए किसी भी कारण से, पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से दुखी है, यदि हम उसके अंदर एक दया का भाव रखें, उसको अनावश्यक दबाव न दें किसी भी रूप से, मानसिक रूप से, तो उस स्थान पर भी हमारा जो जीवन शैली है वो प्रफुल्लित हो सकेगी। एक नया उदाहरण हम जीवन में प्रस्तुत कर पाएंगे, जो करुणा के भाव से, जो दुखी लोगों से अपने से नीचे स्तर पर देखने का जब हम प्रयास करते हैं, तो स्वतः ही हमें आत्म संतुष्टि होती है कि इससे अच्छा हमें, मेरे पास जूता नहीं है लेकिन किसी के पास पैर भी तो नहीं है। जब हम इस प्रकार की कल्पना करेंगे, इस प्रकार के विचारों को अपने मानसिक स्तर पर लाएंगे, तो हम स्वतः देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक विशेष आनंद आ रहा है, हम मदमस्त हैं, हम उत्साह में हैं, हम उमंग में हैं, हमारे हर समय उल्लास है। जिस प्रकार से घर में कोई त्योहार होती है या कोई फंक्शंस होते हैं, हमारे उसमें उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो आप ऐसे छोटे छोटे कर्म करने से स्वतः ही हमारे अंदर स्फूर्ति उत्पन्न होने लगती है, हमारा मन स्थिर होने लगता है, एक नई जीवन शैली की ओर आगे बढ़ने प्रारंभ करते हैं। इसके साथ साथ मैत्री हो गया, करुणा हो गया, इसके साथ मुदिता का भाव। हर समय आपके अंदर एक चेहरे में हल्की सी मुस्कान बनी रहे, चाहे कोई निराशा की भावना हो, चाहे हताशा की भावना हो, कि जैसे कि योग गीता में लिखा भी गया है कि दूसरे अध्याय में कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है कि समभाव रहना ही, चाहे सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, किसी भी दशा में आप मस्त रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर अथाह भाव आने लग जाएंगे, क्योंकि सभी एक हैं। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार के संभाव आने लग जाएगा, तो हमारे अंदर स्वतः ही योग उत्पन्न हो जाएगा। आपके अंदर सबके प्रति, हर जीव के प्रति
आपके अंदर मुदिता का भाव आने लग जाएगा। तो हर समय प्रयास करेंगे कि मुदिता रहने का, मुदित रहने का, प्रसन्नचित्त रहने का, चाहे कि कोई भी अवस्था हो, कोई भी दशा हो। और उसके बाद जो अपुण्य लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनकी उपेक्षा सदैव करनी चाहिए। जो आपको सकारात्मक कार्य को रोकने के लिए बार बार आपको प्रेरित न करें या आपके व्यवहार में बार बार अड़चने पैदा करें, तो उन सब की उपेक्षा आवश्यक है। तो यदि हम इन 4 बातों के साथ साथ जो हमने यम नियम की बात की, आसन की बात की, प्राणायाम की बात करी, इसके साथ साथ हम मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा को भी हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो आप देखेंगे कि सुख यही है, आनंद यही है, परमानंद यही है, ईश्वर की विशेष कृपा आपके अंदर है। ये सब हमारे अंदर उत्पन्न होने लगेगा। प्रायः देखने में आता है कि आज हमारे व्यवहार बहुत ही नकारात्मक होते चले जाते हैं। जीवन शैली में व्यवहार, जो मैंने पहले भी बात कर चुका, लेकिन फिर से पुनः कर रहा हूं कि व्यवहार भी सबसे अधिक हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है कि मैं क्यों करूं, मेरे लिए क्यों है, मैं कैसे कर सकता हूं। इस प्रकार के विचार हमारे अंदर सामाजिक व्यवहार को भी दूर करते हैं, और अपने व्यवहार के लिए भी और आंतरिक व्यवहार के लिए भी यह नुकसानदायक होता है। आज हम जब देखते हैं कि हम अपने कर्तव्य की बात नहीं करते, हम अधिकार की बात करते हैं कि फला फला व्यक्ति क्या कर रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, हम जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं हम वहाँ पे क्या, वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी घर पे फलाना भाई बहन ये काम नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, उनको ये काम करना चाहिए, उनको फला काम करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। तो बात आती है, हम अधिकार स्वयं से मांग रहे हैं कि हमारे लिए ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन हम स्वयं के कर्तव्य की बात नहीं कर पाते। स्वयं की कर्तव्य बात यदि आप करना प्रारंभ कर देंगे तो आपको स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। जब हमारे अंदर हम अपने कर्तव्य को, जो यदि मैं एक शिक्षक हूं तो मैं शिक्षक के रूप में एक काम को सुचारू रूप से करूं, मैं यदि भाई हूं तो अपने भाई के कर्तव्य को निभाऊं, यदि मैं किसी भी कोई प्रशासन में कोई अधिकारी हूं तो मैं अपने कर्तव्य को सही ढंग से करूं, तो अधिकार में स्वयं ही परिणित हो जाता है। जैसे सूर्य के आने पर प्रकाश की किरणें स्वतः आती हैं और ये किरणें प्रत्येक चराचर जगत को प्रकाशवान करती हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी जब हम कर्तव्य प्रारंभ करते हैं तो कर्तव्य करते करते स्वतः ही अधिकार आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। फिर आपको कभी भी किसी भी के साथ शिकवाई नहीं रहेगी कोई कि वह यह कर्तव्य, वह यह अधिकार नहीं कर रहा है, तो स्वतः आप देखेंगे कि कर्तव्य के साथ अधिकार जुड़ जा रहा है। जैसे कहा भी गया है कि साथ में मैं आहार की भी बात करूं कि जीवन शैली को सुधारने के लिए आहार की बहुत आवश्यकता है। आहार, हम किस प्रकार का आहार ग्रहण करें। सबसे पहले हम ऐसे आहार का ग्रहण करें जिससे आपको लगे कि यह हितकारी है। चयन करने से पूर्व आप यह अवश्य देखें कि इस भोजन को ग्रहण करने से हमें क्या लाभ उत्पन्न होगा, क्या यह भोजन हमारे मन और तन को प्रभाव करेगा या नहीं करेगा, कितनी सकारात्मकता हमारे लिए लाएगा या नहीं लाएगा। इस प्रकार के समस्त तथ्यों को जब हम सोचना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आहार स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। आपका जो आहार है, क्या हुआ शरीर की जो हमारे दोष हैं, जो हमारे धातुएं हैं, क्या उनको पुष्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको सोचना होगा। साथ ही साथ आहार ऐसा भी होना चाहिए जो सिर्फ मुंह के लिए ना हो, आपकी इंद्रियों के लिए भी हो, आपकी आंखों के लिए अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा इत्र की आदि जो सुगंध है उसको अच्छा सूंघना, अच्छी अच्छी बातों का, अच्छे अच्छे विचारों को सुनना, ये सब हमारे इंद्रियों के आहार हैं। सिर्फ अच्छे भोजन लेने से ही आपका मन और तन अच्छा नहीं हो सकता है, जब तक कि आपकी जो अन्य इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, मुख, तो इन सबको अच्छे आहार की आवश्यकता है। तो इसलिए लिखा भी गया है, अब मैं व्यवहार वाली बात फिर से लाऊंगा कि आहारे व्यवहारे तक्यते न सुखी भवे। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि आहारे व्यवहारे तक्यते न सुखी भवे।
अर्थात जो आहार और व्यवहार में त्याग करता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अर्थात हमें समाज में अच्छा से व्यवहार करना है, हमें अपने जीवन शैली में स्वयं के साथ साथ दूसरों को लोग भी वही व्यवहार करना है जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए उचित लगता है। तो आहार को और आहार में ऐसा ग्रहण करना है जो हमारे मन के साथ साथ तन को भी प्रभावशाली करे, हमारे आँखों को भी अच्छा लगे देखने में, ऐसा आहार करें। अपने कान को सुनने के जो आहार है, जो शास्त्र हैं, जो संगीत है या कोई भी विषय उसको सुनने के लिए आपकी कान रूपी भोजन आप उसको ग्रहण कर पाएँ, आपकी नासिका, आपका मुंह इतना अच्छा बोले। तो ये सब व्यवहार आहारे व्यवहारे तक्यते न सुखी भवेत। युक्त आहार से विहारस्य, गीता में भी इसका वर्णन मिलता है, आप कभी इसका अध्ययन करेंगे तो ये सब चीजें हमें क्या कर सकती हैं, एक साथ सकारात्मकता लेके आती हैं। और इन सब का एक कॉम्बिनेशन, एक संगठन ही हमें जीवन शैली प्रदान करता है। तो ये सब योग के ही एक एक पक्ष थे, योग के ही एक एक पहलुओं थे। तो ये सब क्या करेंगे, हमारा कर्तव्य हो गया, हमारा मानसिक सोच हो गया, शारीरिक सोच हो गई, सामाजिक सोच हो गया, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन मानसिक सोच में अभी हमारी कमी है, हम मन से अभी सुदृढ़ नहीं हुए, क्योंकि हम नकारात्मकता इतनी फैला रहे हैं जगह जगह, अलग अलग मैसेज हम जो भेज रहे हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य विषय के माध्यम से, कि उसमें कई बार सच्चाई होती नहीं है। तो इस प्रकार की नकारात्मकता को हम दूर करें। तो इस नकारात्मकता दूर कैसी होगी, जब हम मानसिक शुचिता को लेके आएंगे। जब मानसिक शुचिता हमारे अंदर आएगी तो हम पहले उस न्यूज को, उस संदेश को वेरीफाई कर लेंगे, उसको सिद्ध कर लेंगे कि वास्तव में सही है या नहीं है, तभी उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है हमें मानसिक शुचिता की लाने की होगी। इसके अंदर हमें शौच करना पड़ेगा, मन के अंदर अच्छे अच्छे विचारों को लाना पड़ेगा, अच्छे ऐसे विषयों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे हमारे पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं हमें उन सब का अध्ययन करने पड़ेगा। उनके जीवन के जो आज तक का कर्तव्य था, जो आज तक के उनके शोध थे, जो भी आज तक के उनके रिसर्च थे, इन सबको हमें लेके आना पड़ेगा। तभी जाके हमें एक उत्कृष्ट जीवन शैली को अपना पाएंगे। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते सपोज, तो कम से कम चुप रहना सीख ले जाइए, ताकि चुप रहने से कुछ न कुछ नकारात्मक प्रकृति पे नहीं जाएगी और प्रकृति से समाज की ओर उत्पन्न होगी। तो आप यदि अपना कर्तव्य नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को अधिकार मांगने का प्रयास न करें। जब यदि आप अधिकार न मांगेंगे तो कम से कम आप चुप रहने का प्रयास करें, जिससे स्वतः ही सकारात्मक ऊर्जा समाज को मिलती चली जाएगी और एक नए अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। अथाह ऊर्जा इस संसार में व्याप्त होगी। और जो आज हमें आवश्यकता है एक दूसरे की मदद करने की, मैंने पहले भी कहा था कि एक समाज के लिए गिलहरी प्रयास करते रहें, प्रयास करें कि अधिक से अधिक सकारात्मक विचार लोगों को बांटते रहें कि अच्छा होगा, बस ये समय कुछ समय के लिए है, सब एक रात के बाद एक सुबह होगी। और मैं कई बार ये शब्द भी कहता हूँ कि आप गिलहरी के वाले प्रयास करें, जिससे भगवान रामचंद्र जी के साथ जो गिलहरी पुल, श्रीलंका को पुल बनाने के लिए जब जा रही थी तो गिलहरी भी अपनी ओर से कुछ ना कुछ रेत डाल दी थी। तो इस प्रकार आप जब से करें और हमेशा ये ध्यान रखें कि रात के बाद एक अच्छी सुबह आएगी। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देख दुर्भाग्य धीरज न खोना, शीघ्र सौभाग्य फेरा लगेगा। देख दुर्भाग्य धीरज न खोना, शीघ्र सौभाग्य फेरा लगेगा। रात जितनी अंधेरी होगी भोर उतना उजियारा लगेगा। भोर उतना उजियारा लगेगा, अर्थात जो अगली सुबह होगी वो आज से भी अच्छी होगी, आज से भी उत्कृष्ट होगी, आज से सकारात्मक होगी और मन को प्रफुल्लित करेगी, समाज को प्रफुल्लित करेगी, इस संपूर्ण सृष्टि को, इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशवान करेगी। तो आज मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को इतना प्रयास करना बताया कि कैसे हम योग के माध्यम से या योग में जो भी वर्णित विधाएं हैं उनके माध्यम से हम जीवन शैली को किस प्रकार से करें कि हम सकारात्मक जीवन शैली जी पाएँ, हमारा जो जीवन की प्राण धारणा है उसको हम किस प्रकार से लें। और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस प्राण धारणा को आगे लेके जा सकता है। जो भी चर्चा मैंने अभी तक की है, आप कोई भी एक भाग को लीजिए, मित्रता ही अपने जीवन में उतार लीजिए या दुखी लोगों के प्रति करुणा को आप ले लिए, एक चीज ले लीजिए, या आप हर व्यक्ति के साथ मुदिता के साथ जीवन जीने का
प्रयास कर लीजिए तो आप देखेंगे कि एक एक बिंदु से ही सिंधु बनता है। एक छोटी छोटी नदियाँ, एक छोटे छोटे नाले जब नदी में प्रवेश करते हैं तो एक बड़ी नदी बन जाती है, और एक बड़ी नदी नदी मिलते मिलते समुद्र की ओर प्रवेश करती है तो विस्तृत समुद्र बन जाता है, जहाँ अथाह जल ही जल होता है। और उसी जल में, उसी समुद्र में नाना प्रकार की मणियाँ, नाना प्रकार के सीप, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं उसमें पाए जाते हैं। तो क्यों ना हम एक विषय को लेके चलें और स्वतः एक के साथ एक मॉलिक्यूल्स है, संलयन है इलेक्ट्रॉन्स का, कि एक के साथ, जैसे यूरेनियम का होता है कि एक के साथ जुड़ता चला जाता है, ये विज्ञान भी से कहता है कि एक के साथ ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार है कि हम अपने सकारात्मक जीवन को चलते चलते अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। तो ऐसी आशा मैं करता हूं कि आप मेरे जो एक छोटा सा व्याख्यान दिया, इसमें से जो भी आप कुछ छन के, कि कुछ भी छनेगा, जब हम दही को मथते हैं तो थोड़ा सा मक्खन निकलेगा, और मक्खन से कितना घी बनेगा वो आपको पता है। तो आप इतना मेरे बोलने से कुछ भी आपको यदि मिले तो मैं सौभाग्यशाली चाहूँगा, समझूंगा अपने आप को कि मेरे इन विषयों से जो भी मैंने बिंदु, जो मेरे हमारे गुरु ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे बड़ों ने, हमारे छोटों ने, हमारे आदर्शों ने मुझे सिखाया, जिनसे मैं सीखा, तब मैं कुछ बातें आपको बता पाया। तो यदि आप इसको स्वीकार, एक दो चीज़ सीख पाएंगे तो लगेगा कि मैं इस ज्ञान को देने में सक्षम हुआ। एक बार पुनः नमस्ते स्वदेशी के धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस विशेष विषय को बोलने का मौका दिया। आपका धन्यवाद। और साथ में जो हमारे सभी प्रेमी जुड़े हुए हैं, हमारे जो भी जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, छोटे भाई बहन, बड़े हमारे मित्र, हमसे और बड़े, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरे संसार की समृद्धि के लिए, कि पूरा संसार निरामय हो, सुखी हो, हमारे शास्त्रों में तो ये वर्णन हर बार मिलता है। तो हम इसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ रहेंगे। आसपास की जो भी आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मित्र, आपके सखा, आपके रिलेटिव्स, या हर कोई नागरिक जिसको भी आप सकारात्मक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आप अवश्य दें। और इसी शुभकामना के साथ कि आप निरामय रहें और पूरे संसार को निरामय होने का संकल्प के साथ, भावना के साथ सदैव कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। ओम।